हेलो स्टूडेंट्स, निदर्शन पद्धति के ऊपर हमारी चर्चा चल रही थी। पिछले क्लास में हमने जाना था कि सामाजिक राजनीतिक शोध में निदर्शन पद्धति का प्रयोग क्यों और कैसे किया जाता है और एक अच्छे निदर्शन की क्या खासियत होती है। अच्छे निदर्शन में कौन से गुण पाए जाते हैं जो अध्ययन कार्य को प्रभावित करते हैं। यानी जितना अच्छा निदर्शन का चुनाव होगा, निदर्शन जितना अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होगा, वैज्ञानिक निष्कर्षों की, विश्वसनीय निष्कर्षों की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो अच्छे निदर्शन की क्या खासियत होती है कि वो प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है। उसे समूची जनसंख्या के सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। निदर्शन का आकार उचित होना चाहिए, यानी निदर्शन के रूप में चयनित इकाइयों की संख्या न तो बहुत कम होनी चाहिए और न ही बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक अच्छे निदर्शन का एक गुण ये भी पाया जाता है कि जो संपूर्ण जन समुदाय है, उस जन समुदाय में जितनी भी इकाइयां हैं, जितने भी लोग हैं, उन सभी लोगों को निदर्शन के रूप में चुने जाने की समान संभावना होनी चाहिए। यानी निदर्शन चुनने की ऐसी पद्धति का प्रयोग करना चाहिए जिससे हर इकाई को निदर्शन के रूप में चुने जाने का अवसर प्राप्त हो सके। ऐसा होने पर ही प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चुनाव किया जा सकता है और किसी भी तरह के पक्षपात से बचा जा सकता है। निदर्शन का चुनाव करते समय शोधकर्ता को किसी तरह के पक्षपात का शिकार नहीं होना चाहिए। यानी जो निदर्शन निष्पक्ष ढंग से चुना जाता है वो श्रेष्ठ निदर्शन कहलाता है। लेकिन अगर शोधकर्ता निदर्शन के रूप में इकाइयों का चयन करते समय अपने स्वार्थ को तवज्जो देता है, अपनी रुचियों को तवज्जो देता है, अभिवृत्तियां उसकी क्या है वो हावी हो जाती है उसके चयन पर, तो ऐसी स्थिति में जो निदर्शन चुना जाएगा वो त्रुटिपूर्ण होगा। क्योंकि जिन लोगों को, जिन इकाइयों को निदर्शन के रूप में चुना जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो पूरे समूह की विशेषताओं का समुचित ढंग से प्रतिनिधित्व कर सके। लिहाजा निदर्शन की उन इकाइयों से जो तथ्य प्राप्त होंगे वो तथ्य भी त्रुटिपूर्ण होंगे और उन तथ्यों के आधार पर किया गया अध्ययन परिणाम भी त्रुटिपूर्ण होगा। तो निष्पक्षता होनी चाहिए निदर्शन के चुनाव में। निदर्शन का चुनाव करते समय उचित अनुपात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी वो निदर्शन उत्तम होता है जिसमें समग्र में जितनी भी इकाइयां मौजूद हैं उनके निश्चित अनुपात के अनुसार निदर्शन के रूप में उनका चयन किया जाए। जैसे अगर किसी गांव में किसी ग्रामीण समुदाय का अध्ययन किया जाना है, गांव के लोगों को अपने उत्तरदाता समूह के रूप में चुना जाना है, तो ये देखना होगा शोधकर्ता को कि उस गांव में स्त्रियां कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, छात्र कितने हैं, छात्राएं कितनी हैं, कितने किसान हैं, कितने मजदूर हैं, कितने नौकरी पेशा लोग हैं। तो जिस वर्ग के लोग जितनी संख्या में होंगे उनकी संख्या के अनुपात में निदर्शन के रूप में भी उनका चयन किया जाना चाहिए। जैसे अगर गांव में किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है तो जब भी शोधकर्ता चयन करेगा निदर्शन का तो उसमें किसानों की संख्या
किसानों को निदर्शन के रूप में ज्यादा चुनेगा। उसके बाद जिन लोगों की संख्या ज्यादा है उनको निदर्शन में उनकी संख्या के अनुपात में स्थान प्रदान करें। ऐसा करने से निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण बन पाता है, पूरे समूह का समुचित रिप्रेजेंटेशन हो पाता है। अगर अनुपात को ध्यान में रखते हुए, जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखते हुए निदर्शन की इकाइयों का चयन किया जाता है तो मान लीजिए हमने निदर्शन के रूप में किसी गांव में सारे के सारे मजदूरों को ही चुन लिया, या सारे के सारे किसानों को ही चुन लिया, या सारी स्त्रियों को ही चुन लिया, तो ऐसी स्थिति में गांव की जनसंख्या में जो अन्य वर्ग है उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा। उनसे जो सूचनाएं हमें प्राप्त होनी चाहिए वो हमें नहीं प्राप्त हो पाएगी। इसलिए हमारा जो निष्कर्ष उन तथ्यों के आधार पर निकाला जाएगा वो निष्कर्ष भी विश्वसनीय नहीं होगा, वैज्ञानिक नहीं होगा, सच के करीब नहीं होगा। तो उचित अनुपात का ध्यान रखते हुए जिस निदर्शन का चयन किया जाता है वो निदर्शन उत्तम होता है। इसके साथ साथ अच्छे निदर्शन की खासियत ये भी है कि वो अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। विशेषताओं पर हमारी चर्चा हो रही थी। एक अच्छा निदर्शन उचित अनुपात में होना चाहिए, प्रतिनिधित्वपूर्ण होना चाहिए और अध्ययन के उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। उद्देश्यों के अनुरूप होने का मतलब ये है कि शोधकर्ता का जो भी विषय है शोध का, उस विषय से संबंधित निदर्शनों का चयन किया जाना चाहिए। जैसे अगर कोई शोधकर्ता छात्रों की समस्याओं का अध्ययन करना चाहता है तो उसे अपने निदर्शन का चुनाव छात्र वर्ग में से ही करना होगा। अगर वो नौकरी पेशा वर्ग के लोगों को अपने निदर्शन के रूप में चुनता है तो उससे उसके अध्ययन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसे छात्रों की समस्याओं का अध्ययन करना है, नौकरी पेशा वर्ग का उनकी समस्याओं का अध्ययन नहीं करना है। तो निदर्शन चुनते समय ये भी ध्यान में रखना चाहिए शोधकर्ता को कि जिन लोगों को, जिन इकाइयों को वो निदर्शन के रूप में चुन रहा है वो उसके विषय से संबंधित हो, उसके अध्ययन के उद्देश्य से संबंधित हो। और लास्टली, एक अच्छा निदर्शन समय और वित्तीय संसाधन की बचत करने वाला होता है। यानी निदर्शन के रूप में ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जिनसे संपर्क स्थापित करना, जिनसे उत्तर प्राप्त करना, जिनसे तथ्य प्राप्त करना शोधकर्ता के लिए आसान हो, कम खर्चीला हो। अगर निदर्शन के रूप में उसने ऐसी इकाइयों को चुन लिया जो बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते हैं तो वहां तक जाने में, उनसे संपर्क स्थापित करने में शोधकर्ता का बहुत धन खर्च होगा, समय भी लगेगा। इसलिए निदर्शन के रूप में ऐसी इकाइयों का चयन किया जाना चाहिए जो समय और धन की बचत करने की दृष्टि से उपयोगी, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि निदर्शन का जो आकार हो वो छोटा हो, यानी बहुत बड़ी संख्या में निदर्शन का चुनाव न किया जाए, क्योंकि ज्यादा लोगों को निदर्शन के रूप में चुना जाएगा तो उतना ही ज्यादा समय लगेगा उनसे संपर्क स्थापित करने में, उनसे तथ्य संकलित करने में, और समय के साथ साथ धन भी ज्यादा खर्च होगा। लेकिन निदर्शन का आकार इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि निदर्शन की जो अन्य विशेषताएं हैं वो न प्राप्त की जा सके, अन्य विशेषताएं पीछे छूट जाए।
प्रतिनिधित्वपूर्ण होना, अध्ययन के उद्देश्य के अनुरूप होना, उचित अनुपात में होना। तो ये है एक अच्छे निदर्शन की विशेषताएं। अब हमें ये देखना है कि निदर्शन पद्धति किन गुणों के कारण लोकप्रिय है, यानी निदर्शन पद्धति के क्या गुण हैं। गुडे और हट ने इसके गुणों का वर्णन करते हुए लिखा कि जो निदर्शन पद्धति होती है वो वैज्ञानिक कार्यकर्ता के समय की बचत करके कार्य को अधिक वैज्ञानिक रूप प्रदान करती है। किसी एक दृष्टिकोण से एकत्रित सामग्री के विश्लेषण पर अधिक घंटे व्यय करने की अपेक्षा वो समय को विभिन्न दृष्टिकोणों से परीक्षा करने में उपयोग कर सकता है। दूसरे शब्दों में वो थोड़े से मामले का अध्ययन कर सकता है और ज्यादा के विषय में उपयोगी निष्कर्ष निकाल सकता है। तो ये गुडे और हट का विचार है। सामान्य रूप से अगर हम देखते हैं तो निदर्शन पद्धति के बहुत सारे गुण नजर आते हैं, जैसे समय और धन की बचत होती है इस पद्धति का प्रयोग करने से, क्योंकि जो अध्ययन करता होता है वो समग्र में से कुछ इकाइयों को चुनकर ही उनसे तथ्य संकलित करता है। खासतौर से जब कोई शोध कार्य ऐसा हो जिसके विषय में तुरंत परिणाम प्राप्त करना जरूरी हो, तो ऐसी स्थिति में ये पद्धति बहुत सहायक होती है, क्योंकि थोड़ी सी इकाइयों का अध्ययन करने के पश्चात तुरंत निष्कर्ष निकालने की गुंजाइश रहती है। तो समय और धन की बचत की दृष्टि से ये पद्धति बहुत उपयोगी है। इस पद्धति के माध्यम से गहन अध्ययन भी संभव हो पाता है, क्योंकि अध्ययन की इकाइयां कम संख्या में होती हैं। कम संख्या में होने के कारण उनसे संपर्क स्थापित करना, उनसे बहुत सारे वास्तविक तथ्य संकलित करना शोधकर्ता के लिए संभव हो पाता है। और अगर इकाइयों की संख्या बहुत ज्यादा होगी तो क्या होगा? शोधकर्ता ये कोशिश करेगा कि सभी इकाइयों से कुछ कुछ बातें जान ली जाएं, और कुछ कुछ बातें जानने से विषय की पूरी प्रकृति स्पष्ट नहीं होती। बहुआयामी रूप में तथ्यों का संकलन संभव नहीं हो पाता। तो अगर किसी विषय का गहन अध्ययन करना हो तो वहां निदर्शन पद्धति बहुत उपयोगी होती है। व्यावहारिक दृष्टि से भी निदर्शन पद्धति उपयोगी है, क्योंकि व्यवहार में हम ये देखते हैं कि किसी भी शोधकर्ता के लिए समूची जनसंख्या से, समूचे समग्र से जानकारी इकट्ठा करना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में शोधकर्ता कुछ इकाइयों को निदर्शन के रूप में चुन लेता है और निश्चित समय सीमा के भीतर निश्चित खर्च में वो अपना अध्ययन कार्य संपन्न कर पाता है। सामाजिक विज्ञानों में जैसे जैसे प्रयोगात्मक अध्ययनों की प्रवृत्ति बढ़ रही है, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, किसी समूह को चुनकर उस पर कोई दशा लागू करके उसका रिजल्ट देखा जाता है कि कितना प्रभाव उस दशा का पड़ा, उस तथ्य का पड़ा। लेबोरेटरी में तो प्रयोग नहीं होते सामाजिक विज्ञानों में, लेकिन ये प्रयोग पूरे समाज में चलते रहते हैं, किसी एक छोटे ग्रुप को, व्यक्ति समुदाय को चुनकर। तो ऐसी स्थिति में छोटे समूह को चुनना, उनका चुनाव करना, यहाँ पर निदर्शन पद्धति उपयोगी साबित होती है, क्योंकि निदर्शन पद्धति के माध्यम से ही हम बड़े समूह में से छोटे समूह को चुन सकते हैं। जनगणना पद्धति की जो कठिनाइयां होती हैं, उन कठिनाइयों से भी बचा जा सकता है निदर्शन पद्धति का प्रयोग करके। क्या कठिनाई होती है जनगणना पद्धति में? कि हमें पूरी जनसंख्या की विशेषताओं का अध्ययन करना होता है, पूरी जनसंख्या से तथ्य इकट्ठा करना होता है,
और जो जनसंख्या भौगोलिक दृष्टि से विशाल क्षेत्र में फैली हुई है, उन सब से संपर्क स्थापित करना, उन सब से तथ्य संकलित करना बहुत कठिन होता है। अगर किसी शोधकर्ता को ये कार्य सौंपा जाए कि 15 दिन के अंदर वो समूचे भारतवर्ष में उसके विभिन्न प्रांतों में रहने वाले लोगों से तथ्य इकट्ठा करे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, व्यावहारिक दृष्टि से बहुत मुश्किल होगा, असंभव सा होगा, क्योंकि एक तो समय सीमा है और दूसरे भारत का भौगोलिक क्षेत्र इतना बड़ा है कि वहां तक पहुंचने में, लोगों से संपर्क स्थापित करने में शोधकर्ता का समय भी बहुत ज्यादा लगेगा, धन भी ज्यादा खर्च होगा, और जो उत्तरदाता है, जो लोग हैं, वो तथ्य प्रदान करने में सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे, इस बात की भी कोई श्योरिटी नहीं है। बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो नाना कारणों से सूचनाएं देने से मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में जब तथ्य ही नहीं आएंगे शोधकर्ता के पास, तो उन तथ्यों का विश्लेषण करके वो किसी निष्कर्ष तक कैसे पहुंचेगा। तो ये सब कठिनाइयां होती हैं जनगणना पद्धति में, कि भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण, जनसंख्या का आकार बहुत बड़ा होने के कारण सभी से संपर्क स्थापित करना, निश्चित समय में संपर्क स्थापित करना बहुत कठिन होता है। बहुत समय, श्रम और धन साध्य ये कार्य होता है, बड़ी मुश्किलें आती हैं इसमें। तो इन कठिनाइयों से बचा जा सकता है निदर्शन पद्धति का प्रयोग करके। वैज्ञानिक दृष्टि से भी निदर्शन पद्धति अधिक विश्वसनीय है, क्योंकि निदर्शन पद्धति के अंतर्गत तथ्यों के संकलन की जो विधियां अपनाई जाती हैं वो वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, और उनसे जो परिणाम निकलते हैं उन परिणामों की परीक्षा की जा सकती है, पुनर्परीक्षा की जा सकती है। तो वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से भी ये पद्धति उपयोगी और विश्वसनीय है, लेकिन शर्त यह है कि निदर्शन का चयन समुचित तरीके से किया जाना चाहिए। अगर उचित तरीके से निदर्शन नहीं चुना गया तो उल्टा परिणाम भी प्राप्त हो सकता है, अविश्वसनीय तथ्य प्राप्त होंगे, अविश्वसनीय रिजल्ट प्राप्त होगा। तो निदर्शन पद्धति में बहुत सारे गुण हैं, जिसके कारण सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान में इस पद्धति का व्यापक रूप में प्रयोग किया जाता है। लेकिन इस पद्धति के साथ जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी हैं, कुछ दोष भी हैं। दोष क्या है कि निदर्शन का चयन चाहे जितनी भी सावधानी पूर्वक किया जाए, उसके प्रतिनिधित्व पूर्ण होने की समस्या हमेशा बनी रहती है, क्योंकि जो भी संपूर्ण जनसंख्या है उस जनसंख्या में इतनी विविधता पाई जाती है, व्यवहार की विविधता, वैचारिक विविधता, जीवन शैली की विविधता, कि कुछ लोगों को चुनकर हम ये नहीं कह सकते कि पूरे समूह का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो जब निदर्शन प्रतिनिधित्वपूर्ण नहीं होगा तो उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे वो भी विश्वसनीय नहीं होंगे। तो ये एक बड़ी समस्या, बड़ा दोष निदर्शन पद्धति का है कि प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन चुनना बड़ा कठिन होता है। ये समस्या बनी रहती है शोधकर्ता के समक्ष। दूसरे, चूंकि शोधकर्ता भी एक व्यक्ति होता है, सामाजिक व्यक्ति होता है, उसके अपने मूल्य होते हैं, विश्वास होते हैं, लिहाजा निदर्शन का चुनाव करते समय भी उसके पक्षपात, उसके पूर्वाग्रह सामने आ जाते हैं।
वो न चाहते हुए भी अपनी रुचि को तवज्जो देने लगता है, अपनी इच्छाओं के आधार पर निदर्शन चुन लेता है, अपनी पसंद नापसंद के आधार पर निदर्शन का चुनाव कर लेता है। तो इस तरह से पक्षपात घुस जाता है निदर्शन के चुनाव में, और जहाँ पक्षपात घुस गया वहाँ वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि विज्ञान ये कहता है, वैज्ञानिक पद्धति ये कहती है कि जो चीजें जिस रूप में है, जिनको हम तथ्य कहते हैं, जो तथ्य वास्तविकता पर आधारित होते हैं, उसी रूप में उनका अध्ययन किया जाए, तभी हम वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंच सकते हैं। अगर किसी तथ्य में हम अपने विचार जोड़ देंगे, हम अपनी पसंद जोड़ देंगे, हम अपने मूल्य जोड़ देंगे, तो उस तथ्य का रूप विकृत हो जाएगा। वो तथ्य ना रहकर विकृत तथ्य के रूप में हमारे सामने आएगा, और विकृत तथ्य विकृत निष्कर्षों तक ही पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक दोष है निदर्शन पद्धति का। आलोचक तीसरी कमी ये बताते हैं निदर्शन पद्धति की, कि निदर्शन पद्धति का प्रयोग लोकप्रिय तो हो रहा है, जरूरी भी है सामाजिक राजनीतिक अनुसंधान में, लेकिन इस पद्धति का प्रयोग करने के लिए शोधकर्ता को समग्र की विशेषताओं की जानकारी होनी चाहिए, और विशेष प्रकार का तकनीकी ज्ञान भी उसे होना चाहिए। उसे उन विधियों का ज्ञान होना चाहिए जिन विधियों के आधार पर प्रतिनिधित्वपूर्ण निष्पक्ष निदर्शन का चुनाव किया जा सकता है। जिस व्यक्ति समुदाय में से वो निदर्शन चुनने जा रहा है, उस समुदाय की जितनी भी आधारभूत विशेषताएं हैं, उनकी जानकारी शोधकर्ता को होनी चाहिए। ये जरूरी है, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक वो सही ढंग से निदर्शन का चुनाव नहीं कर सकेगा। और कई बार कुछ लोगों को निदर्शन के रूप में शोधकर्ता के द्वारा चुन लिया जाता है, बाद में जब उनसे तथ्य संकलित करने जाते हैं तो कुछ उनमें से मना कर देते हैं, या शोधकर्ता को स्वयं लगता है कि ये सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, जो उसके अध्ययन का उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है, तो वो उस निदर्शन को वहीं छोड़ देता है, उस इकाई को वहीं छोड़ देता है और नई इकाई का चयन करता है। यानी इस पूरे कार्य में धैर्य की भी जरूरत होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार शोधकर्ता ने जिन लोगों को निदर्शन के रूप में चुन लिया उन्हीं पर अध्ययन करे, उन्हीं से तथ्य संकलित करे, चाहे वो तथ्य उसके विषय के अनुरूप हो या ना हो। वो बदल भी सकता है निदर्शन को। तो वहां पर शोधकर्ता को घबराना नहीं चाहिए, धैर्य का परिचय देना चाहिए, उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए और अनुभव होना चाहिए। प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि ये सभी गुण सभी शोधकर्ताओं में नहीं पाए जाते, इसलिए अक्सर सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत जो शोध कार्य किए जाते हैं उसमें निदर्शनों का चुनाव गलत ढंग से कर लिया जाता है, जिसका दुष्प्रभाव अध्ययन के निष्कर्षों पर पड़ता है। निदर्शन की जो इकाइयां होती हैं वो भी बहुत अस्थिर होती हैं। अस्थिर किस रूप में, कि जिन लोगों को निदर्शन के रूप में चुना गया वो लोग कई बार मिलने का समय देने पर भी नहीं मिल पाते, अपनी व्यस्तता की दुहाई देते हैं। तो कुछ लोग अपना आवास बदल देते हैं, एक मकान से दूसरे मकान में शिफ्ट कर गए तो उनसे संपर्क स्थापित करना कठिन होता है, और कई उत्तरदाता ब्लंटली मना कर देते हैं कि वो कोई सूचना नहीं दे सकते। अब शोधकर्ता ने निदर्शन के रूप में जिन इकाइयों का चयन किया है, उसने तो ये सोचकर चयन किया है कि उसकी हर इकाई अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी है, लेकिन इकाइयों के साथ जुड़ी हुई ये जो अस्थिरता है कि आवास बदल दिया,
मिलने का समय नहीं है। तो ये व्यावहारिक कठिनाइयां शोधकर्ता के सामने आती हैं निदर्शन पद्धति का प्रयोग करने में, क्योंकि निदर्शन की इकाइयां हमेशा शोधकर्ता की इच्छा और आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध नहीं होती सूचना देने के लिए। उसका तथ्य संकलन का कार्य समय और संसाधनों की सीमा में नहीं हो पाता, उसके अध्ययन कार्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां भी निदर्शन पद्धति को अपनाने में महसूस की जाती हैं शोधकर्ता के द्वारा। क्या व्यावहारिक कठिनाइयां हैं कि वास्तव में किसी समूह में से निदर्शन कितनी संख्या में चुने जाएं, ये सभी शोधकर्ताओं के सामने एक बड़ी व्यावहारिक कठिनाई है कि जनसमूह, जनसंख्या अगर 10,000 की है तो उस 10,000 में से कितने निदर्शन चुने जाएं जो पूरे समूह को रिप्रेजेंट कर सकें। प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन के चुनाव के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाए, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाए, कौन से तरीके का प्रयोग किया जाए, क्योंकि हर तरीके के अपने कुछ गुण हैं तो कुछ अवगुण भी हैं। तो ये प्रॉब्लम बनी रहती है शोधकर्ता के सामने निदर्शन पद्धति का प्रयोग करते समय। फिर भी निदर्शन पद्धति उपयोगी है। जनगणना पद्धति की तुलना में ये समय और श्रम का अपव्यय रोकती है और बहुत हद तक अगर सावधानी पूर्वक निदर्शन का चयन किया जाए तो ये वैज्ञानिक और विश्वसनीय निष्कर्षों को भी देने वाली होती है। अब यहाँ पर शोधकर्ता का दायित्व बनता है कि वो निदर्शन पद्धति के जो दोष हैं उन दोषों को अपने प्रयासों से जहाँ तक संभव हो दूर करने का प्रयत्न करें, ताकि निदर्शन के माध्यम से उपयोगी तथ्यों का संकलन कर वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचा जा सके। तो ये था निदर्शन पद्धति के गुण और दोष, एक अच्छे निदर्शन की क्या विशेषताएं होती हैं। अब अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि निदर्शन के चुनाव के लिए किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से निष्पक्ष और प्रतिनिधित्वपूर्ण निदर्शन का चुनाव किया जा सकता है।